नरेंद्र मोदी राजा हैं, वजीर हैं या फकीर हैं? मोदी विजनरी हैं या रिवॉल्यूशनरी लीडर हैं? मोदी प्योर नेशनलिस्ट हैं या बाय हार्ट सोशलिस्ट हैं? मोदी क्राइसिस मैनेजर हैं या भारत के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं? मोदी सुपर ह्यूमन हैं या क्लेवर पॉलिटिशियन हैं? क्या है नरेंद्र मोदी? शासक या सेवक? भगवा धर्मयोगी या राष्ट्र के कर्मयोगी? मेहनती या मेधावी? भारत का कमाऊ सपूत या चुनाव जिताओ लीडर? या फिर एक ही शख्सियत में यह सब शामिल है? क्या मोदी चुनाव जिताने के लिए काम करते हैं या अपने काम से चुनाव जीत जाते हैं? नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। मोदी एट 75 इंडिया टीवी की स्पेशल सीरीज के पहले एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मोदी 75 के होने वाले हैं। 75 यानी डायमंड जुबली ईयर। 75 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा बरकरार है और जलवा बरकरार ही नहीं है बल्कि उसकी चमक पहले से भी ज्यादा बढ़ रही है। मोदी 11.25 साल से भारत के सबसे बड़े डिसीजन मेकर हैं। मोदी कहें युद्ध तो युद्ध, मोदी कहें शांति तो शांति। जो ट्रंप को भी झुका देते हैं, जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मैदान मार लेने का हौसला रखते हैं, जो आखिरी दिन तक चुनाव का रुख मोड़ देते हैं। आज बात नरेंद्र मोदी के उसी करिश्मे की। नरेंद्र मोदी बिना किसी डाउट के भारत के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। मोदी के आसपास भी कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी 52% हिंदुस्तानियों की फर्स्ट चॉइस हैं। वहीं मोदी के कट्टर विरोधी राहुल उनके आधे भी नहीं है। प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल सिर्फ 25% हिंदुस्तानियों की चॉइस है। भारत माता की वंदे वंदे। तो 24 में 23,59,74,144 लोगों ने मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट दिया। मोदी के नाम पर एनडीए पार्टनर्स को मिले वोट इसमें शामिल नहीं है। यही मेरे मालिक है, यही मेरे पूजनीय है, यही मेरा रिमोट कंट्रोल है। मेरा और कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट कंट्रोल है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 जब नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, निर्वहन करूंगा। तब से 4130 दिन गुजर चुके हैं। इतने दिनों में सैकड़ों सर्वे हुए, 50 से ज्यादा बार राज्यों के चुनाव हुए। हर चुनाव के साथ नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ती ही गई। चाहे तो 2014 से भी पीछे 2001 से ही देख लीजिए। पिछले 24 साल का चुनावी इतिहास देख लीजिए। मोदी एक भी चुनाव नहीं हारे और जहां भी प्रचार में उतरे वहां की सियासी हवा बदल दी। राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी ने मोदी के खिलाफ अनगिनत कैंपेन चलाए। वोट चोरी वाला कैंपेन ताजा ताजा है।
लेकिन मोदी की पॉपुलैरिटी चार्ट पर एक खरोंच तक नहीं आई। मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता हूं। जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। पिछले 11.25 साल में नरेंद्र मोदी चुनावी युद्ध के ब्रह्मास्त्र में तब्दील हो चुके हैं। जहां कुछ नहीं चलता वहां भी मोदी का नाम चलता है। सामने बिहार का विधानसभा चुनाव है, फिर बंगाल, असम का चुनाव होगा। इन सभी राज्यों में मोदी हैं, तभी विजय पर दृष्टि है। जहां जहां इलेक्शन फंसता है, ऐसा लग रहा होता है चल रहा है इलेक्शन, फंस गया, लास्ट में प्रधानमंत्री उतरते हैं और बदल देते हैं। उत्तर प्रदेश के लास्ट चरणों में यही हुआ, पिछले गुजरात चुनाव में भी यही हो रहा था। ऐसा लगता है कि ये वाला इलेक्शन फंसा, फिर प्रधानमंत्री उतरते हैं, फिर बदल जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बड़ी जनसंख्या उन पर भरोसा करती है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि उन्हें उस भरोसे को बड़ा करना है, सच सिद्ध करना है, और लोक मंगल के और बड़े निर्णय जो ये देश प्रतीक्षा कर रहा है वो लेने पड़ेंगे। नरेंद्र मोदी की शख्सियत की सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, सामान्य से भी गरीब परिवार। पिता चाय बेचते थे, मां घरों में काम करती थी, और मोदी ने उस संगठन, उस पार्टी को ज्वाइन किया जिसकी पहचान नॉर्थ इंडिया की पार्टी के तौर पर थी। जिस पार्टी को मोदी से पहले साउथ इंडिया में कोई नहीं जानता था, और नॉर्थ ईस्ट में तो किसी ने बीजेपी के बारे में सुना भी नहीं था। मोदी ने उस पार्टी को ट्रू सेंस में नेशनल पार्टी बना दिया। अभी 15 राज्यों में बीजेपी का मुख्यमंत्री है, 5 राज्यों में एनडीए की सहयोगी सरकार चल रही है। संसद के दोनों सदनों में बीजेपी के 342 सांसद हैं। राज्यों में बीजेपी के करीब 1500 विधायक हैं। इनके अलावा बीजेपी के हजारों कॉर्पोरेटर, हजारों जिला पंचायत सदस्य और उनसे भी ज्यादा तालुका के मेंबर हैं। देश के 10,52,000 चुनाव बूथ पर काम करने वाले करोड़ों कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख और पेज कमेटी मेंबर्स हैं। इन सबका फेस एक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जहां बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होता, वहां मोदी कमल के निशान पर वोट मांग लेते हैं और वोटर वोट दे भी देते हैं। राजस्थान में ऐसा हुआ, मोदी ने वहां भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ, मोदी ने वहां मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठाया। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी ऐसा हुआ, मोदी ने छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का और ओडिशा में मोहन चरण मांझी का राज तिलक कराया। अभी अभी इसी साल दिल्ली में भी ऐसा ही चुनाव हुआ, मोदी ने कमल को जिताया और रेखा गुप्ता को सीएम बनाया। सब जानते हैं कि कमल के नाम पर पड़ने वाला वोट असल में नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ता है। पीपल्स प्राइम मिनिस्टर, भारत के आम लोगों का प्रधानमंत्री, आम लोगों के बीच से बना प्रधानमंत्री, आम लोगों की सुध लेने वाला प्रधानमंत्री, आम लोगों की बातें करने वाला प्रधानमंत्री। मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। भारत सरकार आपके साथ है, मणिपुर के लोगों के साथ है। नरेंद्र मोदी के नाम पर असंख्य वोट पड़ते हैं। नमो नमो करके वो भी चुनाव जीत जाते हैं जिनको पब्लिक जानती भी नहीं, अच्छे से पहचानती भी नहीं। आखिर कुछ तो ऐसा है कि जिस पर मोदी भरोसा करते हैं उस पर जनता भी भरोसा कर लेती है। कुछ तो ऐसा है कि मोदी का कहा हिंदुस्तान में आखिरी वाक्य बन जाता है। आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, मैं सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। और लिख लो, मैं देखता हूं घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला। नरेंद्र मोदी पर जनता का यह विश्वास कैसे बना, इसका जवाब वही दे सकता है जिसने मोदी को करीब से काम करते हुए देखा है। मुझे जो लगा कि जो
बहुत ही अंतर है। हिज इज गवर्नेंस विद एथिक्स। देखिए, अगर सरकार की तिजोरी पे कोई हमला कर रहा है तो वो कितना ही उनके साथ पर्सनल परिचय ना हो, कितना ही वो नहीं हो, उस पे वो बिल्कुल डिविएट नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी के पास आज कुर्सी है, मोदी पावर में है, प्रधानमंत्री के पास सरकार है, सिस्टम है, मंत्री है, अफसर हैं। लेकिन जब मोदी के पास कुछ नहीं था तब भी वो बारीक से बारीक बात पर नजर रख लेते थे। मोदी ये काम तब भी कर लेते थे जब उनके पास काठ का तख्त, कुर्सी और एक मेज के अलावा कुछ नहीं था। जो मोदी को करीब से जानते हैं वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री की कामयाबी के पीछे दरअसल यही मेहनत है। सोच की क्लैरिटी और लक्ष्य की क्लैरिटी और उसको क्रियान्वयन करने की माइन्यूट डिटेल्स, वह हमेशा वर्कआउट करते थे। और मुझे याद है कि उन्हें एकता यात्रा का काम दिया गया था। तो जिस दिन वो काम दिया गया उसी दिन जैसे ही वो बैठक से बाहर निकले, उन्होंने तुरंत मुझसे कहा कि भारत का नक्शा भी चाहिए, सभी प्रदेशों का नक्शा भी चाहिए। वो ऐसे नक्शे होने चाहिए जिसमें प्रदेश की सड़कों का भी विवरण हो, नेशनल हाईवे का भी विवरण हो, स्टेट हाईवेज़ का भी विवरण हो। और उसके बाद उन्होंने 1.5 दिन पूरी एक्सरसाइज मुशक्क़त करके कहाँ से चलेंगे, कैसे चलेंगे, कितनी किलोमीटर चलेंगे, कौन कौन से पड़ाव होंगे, कहाँ कहाँ पब्लिक मीटिंग्स होंगी, इसका सारा नक्शा इन डिटेल पूरी अपने कमेटी के साथ बैठ करके उन्होंने खुद उसको बनाया था। तो ये उनकी एक, जिसको कहते हैं कि जो भी उनको काम मिला, जिस काम को भी उन्होंने हाथ डाला, वह बहुत ही दक्षता के साथ और बहुत गहराई के साथ और बहुत नीचे तक जा करके उसकी सारी क्रियान्वयन को। अमेरिका के राष्ट्रपति दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स कहे जाते हैं। ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग में डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ 44% की अप्रूवल रेटिंग मिलती है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टामर को सिर्फ 27% की अप्रूवल रेटिंग हासिल है। इटली की राइट विंगर प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की अप्रूवल रेटिंग 42% की है। ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज को 53% अप्रूवल रेटिंग मिली है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को 56% अप्रूवल रेटिंग हासिल है। वहीं नरेंद्र मोदी पिछले 3 साल से लगातार ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग के टॉपर बने हुए हैं। 75 में भी मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75 पार है। ये सब मोदी जी इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो सच्चे योगी हैं और सच्चे कर्मयोगी हैं, और ये उनके आचरण से दिखता है। ये कोई उनकी मैं प्रशंसा के गीत नहीं गा रहा हूँ, जो उनका जीवन है वो मुझे क्या, अंधे को भी दिखता है। एक साधारण व्यक्तित्व होता है, एक असाधारण, एक देवतुल्य, ऋषि तुल्य व्यक्तित्व होता है। कि मोदी जी पर देव पुरुषों की, ऋषि आत्माओं की, स्वयं परमात्मा की विशेष कृपा अनुग्रह है। माने वो एक भगवान के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्र को मिले हुए हैं। माने एक राष्ट्र के लिए वरदान के रूप में। कमियां खामियां तो लोग भगवान राम और कृष्ण के चरित्र में भी ढूंढते हैं, लेकिन बात राष्ट्र और राष्ट्रीयता की हो, भारत की अस्मिता की हो, और राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता की नहीं, संपूर्ण भारतीय विरासत की बात हो, अपनी सांस्कृतिक राष्ट्रीय विरासत संस्कारों के साथ राष्ट्र को समृद्धि के शिखर पर ले जाने की बात हो, तो मोदी जी का आने वाले कम से कम 10 सालों तक तो मुझे कोई विकल्प दिखाई नहीं देता। डिटेल डिस्कशन और क्विक डिसीजन, पॉलिटिक्स में ये नया वर्क कल्चर नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं। भारत ने ऐसे भी प्रधानमंत्री देखे हैं जिनका पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं होता था। पद संभालते ही पार्टी पीछे छूट जाती थी, कार्यकर्ता और संगठन की पूछ नहीं रह जाती थी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी संगठन का काम लाल कृष्ण आडवाणी देखते थे। नरेंद्र मोदी इस मामले में यूनिक प्रधानमंत्री हैं, जो सरकार भी संभालते हैं और संगठन का काम भी देखते हैं। बहुत दिन बाद कोई ऐसा नेता है जो पार्टी का भी सर्वोच्च नेता है और सरकार का भी सर्वोच्च नेता है। उन्होंने अपने से लेके और 10, 15, 20, 100 तक गिनती बंद कर दी है।
पहले होता था ना कि मनमोहन सिंह जी बैठे हैं तो ऐसा नहीं है, चिदम्बरम जी भी लगे हुए हैं, प्रणब मुखर्जी लगे हुए हैं, है ना, सब लोग पीछे लगे हुए हैं, मेरा बन सकता है, मेरा बन सकता है। वहां तो किसी का बन सकता है, ऐसी पहले भी होता रहता था। बीजेपी में भी अटल जी की सर्वोच्च स्वीकार्यता के बाद भी अटल अडवाणी युग, पीएम इन वेटिंग। आप बताओ कि आपको पीएम इन वेटिंग है क्या? कहते रहे लोग बाग दो एक नेताओं के, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मोदी गवर्नेंस और पॉलिटिक्स के बीच कभी गुफ ऑफ नहीं करते, वो दोनों को ब्लेंड करना जानते हैं। सर्वोच्च नेता डेमोक्रेसी में यह सुनना कुछ लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन सरकार में भी और पार्टी में भी मोदी सर्वोच्च नेता हैं, इसे हर कोई मानता है। वह प्रधानमंत्री होते हुए भी अपने आप को पार्टी का एक कार्यकर्ता मानते हैं, और मुझे कहना नहीं चाहिए पर हम कई बार उनसे का बहुत उपयोग तो करते ही हैं, लेकिन उनके शरीर और उनकी जो सामर्थ्य है उसका हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। उन्होंने कभी मना नहीं किया, वो हमेशा कहते हैं पार्टी तय करे जहाँ भी मुझे उपयोग करना है। पार्टी की दृष्टि से वो एक कार्यकर्ता के रूप में जहाँ जहाँ जो जिम्मेवारी उनके पास है उसमें वह अपना पूरा तन्मयता से योगदान करते हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में आते हैं तो कभी घड़ी नहीं देखते हैं, इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में आते हैं तो कभी घड़ी नहीं देखते हैं। चुनाव जैसे डे टू डे होता है तो डे टू डे में नई नई चीज़ें आती हैं, उनके प्रति बहुत सजग रहते हैं और उसके बारे में कंसल्टेशन प्रोसेस उनका बड़ा जाहिर रहता है। लेकिन यह सब करते हुए भी प्रधानमंत्री के रूप में निभाने वाली जिम्मेवारी से वो कतई चूकते नहीं। 45 साल की बीजेपी के दो ही प्रधानमंत्री हुए, वाजपेयी और मोदी। लाल कृष्ण आडवाणी पीएम इन वेटिंग ही रह गए। वाजपेयी और आडवाणी की जोड़ी ने 6 साल तक देश को चलाया, लेकिन वो बीजेपी को कभी अपने दम पर मेजॉरिटी में नहीं ला पाए। मोदी ने यह काम एक बार नहीं बल्कि दो बार किया। पहले 282, फिर 303, तीसरी बार 240। तीसरी बार बीजेपी को अपनी मेजॉरिटी नहीं मिली, लेकिन तीसरे टर्म में भी मोदी सरकार पूरे ठसक के साथ चल रही है। प्रधानमंत्री के वर्किंग स्टाइल में कोई चेंज नहीं आया है। मोदी ने बीजेपी का मेक ओवर कैसे किया, जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आए इसकी कल्पना नहीं थी, और उन्होंने 3 साल के अंदर पार्टी को बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज कर दिया। हर कार्यकर्ता को काम और हर काम को कार्यकर्ता, ये उन्होंने पूरा किया, सबको समय दिया। 2 महीने के अंदर सभी ज़िले नीचे तक उनका घूमना, उनका प्रवास, उनका मिलना, और पार्टी को उन्होंने एकदम गियरअप कर दिया। और अगले बार जब चुनाव हुआ तो पार्टी सरकार में आ गई। नरेंद्र मोदी के डिक्शनरी में समय बेहद कीमती होता है। देश ने वो दौर भी देखा जब सब कुछ स्लो मोशन में हुआ करता था, लेकिन मोदी एरा में हर काम फुल स्पीड में होता है। नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं अपने स्पीड और उस काम को करने के तरीके पे। नरेंद्र मोदी के वर्किंग एटीट्यूड और उनके पहले के जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनके वर्किंग एटीट्यूड की अगर तुलना करें तो उसमें एक बड़ा फ़र्क ये नज़र आएगा कि नरेंद्र मोदी स्पीड पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। जब भी वो किसी जटिल काम को लेते हैं तो वो जटिल काम जब अंजाम तक पहुँचे उसकी तारीख भी मुकर्रर कर देते हैं। जब काम पूरा हो जाता है तो आराम करने के बजाय एक दूसरे टास्क में जुड़ जाते हैं। मोदी ने काम करने के इसी तरीके को अपने मंत्रियों के ऊपर भी लागू कर रखा है। मोदी का काम ही उनकी पहचान है। मोदी के धुर विरोधी भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि काम को लेकर मोदी की डिक्शनरी में ना तो इफ है ना बट है। जो काम असंभव लगता है उसे मोदी पूरा कर देते हैं। 75 साल आते आते लोग रिटायर वाले माइंडसेट में चले जाते हैं, लेकिन मोदी आराम नहीं, काम करते हैं। सोने के कुछ घंटों को छोड़ दिया जाए तो मोदी नॉन स्टॉप एक्टिव और एनर्जेटिक रहते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अफगानिस्तान से भाग रही हैं, भारत रेस्क्यू कर रहा है, अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल रहा है। ऐसे यूक्रेन में हुआ। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपने को जो बड़ी ताकतें कहती हैं वे प्लान कर रही थी, अपने नागरिकों को वैसे छोड़ दे रही थी, लेकिन भारत ने न केवल भारत के नागरिकों को बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिकों को भी
सकुशल निकालने का प्रयास किया। और पहली बार हुआ कि युद्ध के मैदान में दो देश जब लड़ रहे हों, किसी तीसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष की इंटरवेन के कारण युद्ध रुका हो और अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के बाद फिर वह युद्ध प्रारंभ हो गया हो। यह पहली बार हुआ है। मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी, ये सब एक दिन में नहीं हो गया। इसके पीछे लंबा संघर्ष है। यह संघर्ष तभी से शुरू हो गया था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। मोदी के पहले टर्म में भी गुजरात का दंगा हो गया। चुनाव करीब था, दंगे हुए तो मोदी पर आरोप लगे। यह कानूनी लड़ाई 19 साल तक चली। लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से एसआईटी, कोर्ट मॉनिटर्ड जांच, फिर सुप्रीम कोर्ट में वर्षों तक सुनवाई, और इन सबके बीच अनगिनत चुनाव, और हर चुनाव में तोहमत, हर बार कालिक मलने की कोशिश। लेकिन मोदी ने उफ तक नहीं की, कभी शिकायत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने सारे आरोप खारिज किए तो मोदी ने उसका जश्न नहीं मनाया। मोदी ने उस बारे में बड़ी बड़ी बातें नहीं की। गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी के उस संघर्ष को सबसे करीब से देखा है। 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर कर लड़ता रहा। और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह बा रहा है, चमकता हुआ बा रहा है, तो आनंद ही होगा। मैंने बहुत नज़दीक से मोदी जी को इस दर्द को झेलते हुए देखा है, इस आरोपों को झेलते हुए देखा है, और सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चालू है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस स्टैंड को कोई बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है। तो संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया जब तक समाप्त नहीं हुई तब तक मोदी जी ने इसको प्रभावित करने के लिए कुछ नहीं कहा। क्या नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी हिंदुत्व के थॉट से है? मोदी सनातन को सियासत में यूज करना जानते हैं, वो टेक्नोलॉजी को भी जानते हैं, उन्हें कैमरे की भी समझ है, वो सोशल मीडिया के भी मास्टर हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि काम का कोई विकल्प नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर अगर न बनता तो मोदी का हिंदुत्व यज्ञ अधूरा कहलाता। काशी में अगर विश्वनाथ कॉरिडोर न बनता तो बनारस में मोदी के नाम का सिक्का नहीं जमता। प्रयागराज महाकुंभ में सत्य, सनातन, धर्म और संस्कृति का रिकॉर्ड अगर नहीं बनता तो मोदी का नाम रिकॉर्ड बुक में जाने से रह जाता। मोदी ने कहीं कोई मौका नहीं गंवाया। सनातन परंपरा में सदियों से चला आ रहा कुंभ इतना दिव्य, इतना भव्य हो सकता है, यह सोचने वाले भी मोदी ही हैं। वरना कुंभ तो पहले भी होते थे, अखाड़ों के साधु सन्यासी पहले भी संगम में स्नान कर लेते थे, लेकिन सही अर्थों में शाही स्नान नरेंद्र मोदी ने ही कराया। बहुत से लोग पूछते हैं कि मोदी पॉपुलर कैसे बनते हैं? जवाब है कि ऐसे बनते हैं। मोदी के विरोधी इन बारीकियों पर ध्यान नहीं देते, इसलिए कभी ईवीएम, कभी वोट चोरी चिल्लाते हैं। नई दिल्ली का सेंट्रल विस्टा क्या है? एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ही तो है, लेकिन इसे गुलामी की निशानियों से जोड़ देना और सेंट्रल विस्टा को राष्ट्रवाद का सिंबल बना देना, यह मोदी ने किया। इसे करिश्मा कहें या ट्रिक कहें, प्रधानमंत्री ने इसे करके दिखा दिया। पुराने गुलामी के चिन्ह हटाने ही चाहिए, बट उन्हें पता था कि नौसेना का झंडा बदलना जैसी छोटी चीज, दिस इज कॉल्ड मोदी, कि झंडा बदलना है। ये किंग जॉर्ज का जो क्रॉस लगा हुआ ये हटाना है, तो उनको पता है कि अगर ये हटाना है और ये करना है तो सिंबॉलिज्म से खेलना है कैसे। मोदी गुजरात में भी लोकप्रिय थे, मोदी बनारस में भी लोकप्रिय हैं, मोदी जापान चले जाएं तो वहां भी मोदी मोदी हो जाता है, मोदी चीन चले जाएं तो वहां भी मोदी के दीवाने मिल जाते हैं। मोदी जी की गुजरात में एक व्यापक लोकप्रियता, फिर राष्ट्रीय फलक पर प्रधानमंत्री के रूप में उनकी लोकप्रियता, स्वीकार्यता, और उनमें लोग अपने सपने, अपना भविष्य देखते हैं। उतनी ही लोकप्रियता
बनारस में, और उतनी लोकप्रियता वैश्विक स्तर पर सभी एनआरआईज भारतीयों में। और यही नहीं, जो विश्व के बड़े नेता हैं और वर्ल्ड के जो टॉप कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, वर्ल्ड के टॉप पॉलिटिशियंस हैं, उनमें भी रैंक में सबसे ऊपर नाम होना, यह बिना ईश्वरीय अनुग्रह के हो ही नहीं सकता। मोदी एट 75 बस एक नंबर है। नरेंद्र मोदी को इसके बहुत आगे जाना है। 2047 का विजन मोदी पहले ही रख चुके हैं। मोदी के विरोधी अभी वेट करें। मोदी के स्कीम ऑफ थिंग्स में 22 साल आगे की चीजें हैं।